खैतान फाउंडेशन, एहसास विमेन ऑफ जोधपुर, मैं सुषमा नीरज सेठिया, मेरे साथ शैलजा सिंह और प्रीति मेहता, हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज की कलम की श्रृंखला। श्री सीमेंट ताज हरिमहल द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला। मैं इसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभा खैतान फाउंडेशन भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों से जुड़ा है। आज हिंदी दिवस भी है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जोधपुर अध्याय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री हिमांशु जी वाजपेयी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। लखनऊ में जन्मे, पले बढ़े और लखनऊ को ही अपनी कर्म भूमि बनाने के लखनवी संस्कृति और लखनवी आवाम के ताने बाने बुनते बुनते आप एक प्रसिद्ध दास्ता गो बन गए। हिमांशु जी ने अपनी जीवन यात्रा पत्रकारिता से शुरू की और आकाशवाणी, दैनिक भास्कर और तहलका जैसे नामचीन संस्थाओं के साथ काम किया है। आप लेखक भी हैं और पुरजोर अंदाज वाले दास्तान गोई के जाने माने फनकार भी हैं। लखनऊ के समाज और संस्कृति पर दीवानावार लिखते हैं। बाहर वालों को अपनी नजर से लखनऊ दिखाना और लखनऊ किस्सा सुनाने के लिए मशहूर हैं। आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से लखनऊ के ऐतिहासिक नवल किशोर प्रेस पर पीएचडी की है। नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज सेक्रेड गेम्स के सीजन 2 में भी आपकी दास्तान गोई की मजेदार मौजूदगी है। आपकी किताब किस्सा किस्सा लखनऊ छपते ही बेस्ट सेलर बन गई। हिमांशु जी के पास अनगिनत कहानियां हैं। आइए आज सुनते हैं आप हमारे साथ कौन सी अपनी कहानी साझा करते हैं। हिमांशु जी के साथ आज बातचीत करेंगे श्री फानी जोधपुरी। फानी जी एक प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं रचनात्मक लेखक हैं। ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर के साथ साथ बॉलीवुड स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के फेलो मेंबर भी हैं। आपकी कई किताबें जो कि गजल का संकलन है प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं हिंदुस्तान गौरव सम्मान, निशाने लतीफ, दलित साहित्य इत्यादि। अब मैं फानी जोधपुरी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदाब, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रभा खैतान फाउंडेशन और कलम का, जिसके जरिए एक खूबसूरत महफिल का इनकाद किया गया। और आज मेरे सामने हिमांशु भाई हैं। हिमांशु वाजपेयी एक ऐसा नाम है जो दास्तान गोई का पर्याय है, दास्तान गोई का पर्याय है। कहीं भी अगर बात दास्तान गोई की होती है तो हिमांशु भाई चाहे गायबाना तौर पे हो चाहे पूरे वजूद में हो, वहां पे होते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा टाइम दिया है अपनी जिंदगी का दास्तान गोई को। हिमांशु भाई, समीम कल्ब से आपका इस्तकबाल। सिलसिला आपसे शुरू करते हैं, तो एक बार आपको हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनका एक बार अभिवादन कर दीजिए, तो हम लोग आगे की बात शुरू करते हैं। भाई जी, सभी का बहुत शुक्रिया। और फानी भाई आपका शुक्रिया, सुषमा जी का शुक्रिया, अपरा जी का शुक्रिया। और ये प्रभा खैतान फाउंडेशन, इससे मैं जब से जुड़ा हूँ, एक पहले प्रोग्राम से ही एक बड़ा आत्मीय सा रिश्ता प्रभा खैतान फाउंडेशन के साथ है। तो कम लोग होते हैं लेकिन सुकून की बातचीत होती है। जैसी बातचीत हमारे अपने मिजाज की है वैसी बातचीत होती है, तो इसलिए हमेशा अच्छा लगता है। जोधपुर वैसे तो आना चाहते थे, ऑनलाइन सेशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वो कोरोना के चक्कर में ऐसा हुआ, लेकिन जरूर हाजिर होंगे। तो सभी का शुक्रिया जी। ये तो एक ट्रायल है, ठीक है ना। इसके बाद आपको तो आना होगा। प्रभा खैतान फाउंडेशन से मेरी ये गुजारिश है मोदबाना कि आपको यहाँ पे बुलाए। तो जिस तरह आज हम लोग कैमरे पे देख रहे हैं, कल रूबरू देखेंगे तो आपको सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। खैर, वक्त लिमिटेड है, इसलिए मैं डायरेक्ट अपनी बात पे आता हूँ। हिमांशु भाई, दास्तान को वही के बारे में यहाँ सब लोग जानते हैं, मगर सिर्फ इतना जितना कुछ अंधे एक हाथी के बारे में। फिर मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपको यही से शुरू करें कि दास्तान गोई दरअसल है क्या, ये सिर्फ कहाँ से आई और
किस तरह ये इंडिया के अंदर आई, हिंदुस्तान में किस तरह इसने पांव जमाए, किस तरह ये मकबूलियत की इसने पायदान चढ़े, तो एक ब्रीफ इसके बारे में आप बताएं हमें। जी, तो दास्तान गोई लफ्ज जरूर भारी भरकम लगता है, लेकिन जी अगर हम दास्तान गोई ना कहें, ये कहें कि कहानी सुनाना, तो जी सारे लोग इस हुनर से वाकिफ होंगे। कहानी सबने सुनी होगी अपने बुजुर्गों से, अपनी दादी, अपनी नानी से। तो एक तरह से कहानी सुनाने का ही फन है। बस उस फन के कुछ उसूल और कवायद हैं, कुछ आदाब हैं, कुछ जी नियम हैं, कुछ एक शास्त्रीयता है। और चूंकि एक फॉर्म पुरानी हो गई है और कई लोगों ने प्रैक्टिस की है कई 100 सालों तक, तो उसका एक बहुत क्लियर एक स्वरूप निकल के आ गया है। तो उर्दू में कहानी सुनाने की एक परंपरा है जिसे हम दास्तान गोई जी कहते हैं। दास्तान यानी कि कहानी, गोई यानी कि कहना। जी तो हर खित्ते में, हर क्षेत्र में, हर अंचल में, हर प्रदेश में कहानी सुनाने वाले होते हैं और अपनी इंडिजिनस लोकल ट्रेडिशंस होती हैं स्टोरी टेलिंग की। जैसे कि राजस्थान में भी तमाम ट्रेडिशंस हैं, तो उसी जी तरह से ये उर्दू की ट्रेडिशन है जिसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दास्तान गोई। जी। तो भाई इसकी ओरिजिन कहाँ से शुरू हुई है और इंडिया में, हिंदुस्तान में कैसे आई? इसकी ओरिजिन माना जाता है कि ईरान से हुई है और ईरान के बाद ये जी हिंदुस्तान में आई। खास तौर पर खुसरो ने जब किस्सा चार दरवेश बागो बहार जी जी उसको सुनाया, और उसके पीछे भी एक कहानी है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब एक जमाने में अलील हो गए, बीमार हो गए, तो जी खुसरो ने उनका दिल बहलाने के लिए और उनको एक तरह का लुत्फ देने के लिए एक कहानी जी सुनाई, जो कि किस्सा चार जी दरवेश थी। और जब जी निजामुद्दीन औलिया साहब ने सुनी, चूंकि वो कई दिनों तक चली, दास्तान गोई में तवील जी कहानियां होती हैं, लंबी दास्तानें होती हैं, जो कि कई कई जी दिन, कई कई महीने, कई कई हफ्ते तक चलती हैं। तो जब जी हजरत ने वो कहानियां सुनी तो उनको शिफा मिली, उनको आरोग्य मिला। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये कहानी अब जो भी सुनेगा उसे आरोग्य मिलेगा। तो उसके बाद इस तरह से वो कहानी वजूद में आई। और अच्छा उसके बाद जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना, तो मीर अमन देहलवी ने फारसी की जो कहानी थी किस्सा चार दरवेश खुसरो की, उसको जी ट्रांसलेट किया उर्दू में, और इस तरह से वो जी एक वजूद में आई। तो खुसरो का तो एक कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा मिडिवल में मुगल बादशाह जो थे उनको बड़ी पसंद थी दास्तान गोई, अकबर बादशाह को खास तौर पर। जी उसके बाद लखनऊ जब आई तो लखनऊ ने इसकी शोहरत में नए बाब जोड़ दिए, नई मंजिलें जोड़ दी। तो तिलिस्म होशरुबा जो इसका सबसे मकबूल हिस्सा है दास्तान गोई जी का, वो लखनऊ में ही लिखा गया। और लखनऊ में तमाम बड़े दास्तान गोई, और नवल किशोर प्रेस ने एक काम ये किया, नवल किशोर प्रेस पर मेरी पीएचडी भी है। नवल किशोर अरे प्रेस वाह वो पहला प्रेस था जिसने इस ओरल ट्रेडिशन की चीज को, जबानी रिवायत की चीज को किताबी शक्ल में छाप कर महफूज कर दिया, और जिससे ये अरे हम वाह तक आज तक पहुंचती हैं। जी तो इतनी सी जी। एक छोटी इसकी तारीख है। तो भाई जैसे कि हम गजल की बात करते हैं तो गजल के अनासिर होते हैं, जी नुमानी मतला होता है, मक्ता होता है, उसके अंदर रदीफ काफिया और बहुत सारी चीजें। तो क्या दास्तान गोई के कुछ अनासिर हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं? जी जी बिल्कुल हैं। और दास्तान गोई बुनियादी तौर पर चार रुकन उसमें होते हैं, चार तत्व, चार उसके अवयव होते हैं। तो उसमें जी एक है रज्म। रज्म जी से मुराद है जंग से, है ना, युद्ध अच्छा, से। हाँ रजस हाँ टाइप कुछ बिल्कुल। था? रजस तो एक जी अलग ट्रेडिशन है जिसमें आप जी बयान करते हैं जी उस तरह से। रज्म यानी युद्ध का बयान। बज्म जी यानी कि जब आप जो महफिलें होती थी दास्तान गोई में, क्या जी होता है, बार बार ये जिक्र आता है कि जब कोई अय्यार आता है या कोई जादूगर आता है तो एक महफिल का समा होता है, तो उसका बयान। तीसरा तिलिस्म। तिलिस्म यानी कि एक मसनूई, एक बनावटी दुनिया, एक आर्टिफिशियल जी वर्ल्ड जो जिसको कि क्रिएट जी किया गया है जादू से। और अय्यार, अय्यार अच्छा यानी कि वो ट्रिक्स्टर जो कि भेष बदलता है और जो कि जादूगरों को मारता है और इस तिलिस्म को तोड़ता है, या इस तिलिस्म को फतेह करने की कोशिश करता है। तो ये जी चार बुनियादी अनासिर हैं दास्तान गोई जी के, जी रिवायती दास्तान गोई के, पारंपरिक जी दास्तान गोई के, जिनसे ये जी बनी। जी जी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैंने और देखी भी है, आपको भी मैंने यूट्यूब पे देखा है जी कि जब शुरुआत होते है तो हम लोग साकीनामा, जैसे कसीदे में भी जी होता है कि शुरुआत हम से उसका साकीनामा होता है, जी तो साकीनामा की कोई खास वजह आप? जी इसलिए है वो साखीनामा क्योंकि आमतौर पर जो लिटरेचर होता है उसमें क्या जी होता था कि नातिया कलाम होता था, या हमद होती थी, या प्रार्थना, या जी वाणी वंदना, या गणेश वंदना, इस तरह की चीजें होती थी। चूंकि जी दास्तान गोई एक तरीके से एक लुत्फ का
एक वसीला थी, एक ऐशो इशरत का और एक आसाइश का। तो उसमें क्या हुआ कि शराब पिलाने वाले की तारीफ से शुरू करते थे ताकि वो माहौल, वो रंगारंगी जो दास्तानवी माहौल एक बड़ी चीज है ना। दास्तान गोई की खास चीज क्या है? दास्तान गोई की खास चीज है इसका माहौल, इसकी वो फिजा। तो उस फिजा में आपको लाने के लिए एक साखी नामा, यानी कि शराब पिलाने वाले की तारीफ, यानी कि जब शराब पिलाने वाले की तारीफ की जाएगी तो बातों पर एक शोखी, एक नशा तारी होगा। और वो अभी मैं आपको साखीनामा अगर आप कहें तो मैं अर्ज करके आपको सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सुनाए तो बेहतर होगा ताकि हमारे जितने ऑडियंस हैं वो समझ सके दरअसल इसकी कितनी डेप्थ है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जी, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि चूंकि भी तो बात दास्तान गोई पे हो रही है तो थोड़ी सख्त जबान भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान जबान में बात की जाए। ये साखीनामा जो अभी आप सुनेंगे ये मोहम्मद हुसैन जाह का लिखा हुआ है, जो उन्होंने 1850s में लिखा था लखनऊ में। अरे वाह, अरे वाह। तो वो एक साखीनामा है कि नाजों के उठाने वाले साखी। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मैं सभी लोगों को कह दूं कि इसमें तालियां नहीं बजेगी, ये बड़ी मुकद्दस चीज है, इसमें आप वाह वाह कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ही मुकद्दस नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे लिए तो मुकद्दस है क्योंकि हिमांशु भाई अदा कर रहे हैं। तो नाजों के उठाने वाले साखी, रिंदों के छकाने वाले साखी, नाजों के उठाने वाले साखी, रिंदों के छकाने वाले साखी, आवाज तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादे नाब, वो जाम के जो रश के जामे जम हो, वो मैं के न जिसका नशा कम हो, वो नशा के जो दिखलाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग, वो आज पिला दे जाम साखी के जिसमें हो तेरा नाम साखी, अकली में सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहे मेरे सुखनवर, जीनत दे बागे कामरानी, ए जाह बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी ज़बां से, हर सफा न कम हो बोस्तां से, मुश्ताक हैं अहले बज़्म ए जाह, सब देख रहे हैं देर से राह, तो आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। क्या बात है, क्या बात है हिमांशु भाई, आपने तो वाकई चार चांद लगा दिए साखीनामा में। ये एक साखीनामा है जो कि 19वीं सदी का साखीनामा है। जी नहीं, वाकई में। और आपने जब जो कि पेश तो शायद आपने अपनी पेशकश से जी आपने अपनी पेशकश से इसमें और ज्यादा कशिश पैदा कर दी। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है, आपने वाकई बहुत वक्त दी। चाहता हूँ यहाँ पे आपसे कि जैसे कि मैं बात करूंगा शायरी, क्योंकि शायरी का आदमी हूँ भाई। तो जैसे शायरी के अंदर पहले एक रिवायती तहरीक चलती थी, उसके बाद फिर तरक्की पसंद आई, फिर जदीदियत आई, फिर माबा जिद्दत आई। तो क्या इस तरह से कुछ दास्तान गोई ने भी अपना सफर तय किया है, अपनी मतलब प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया है? दास्तान गोई देखिए, जो रिवायती दास्तान गोई थी यानी पारंपरिक दास्तान गोई थी, वो 1928 में जब आखिरी पेशेवर दास्तान गो मीर बाकर अली देहलवी का इंतकाल हुआ तो वो खत्म हो गई। और उसके बाद तकरीबन 70-80 साल तक वो नहीं मिलती थी, खत्म हो चुकी थी। 2005 में जो मशहूर उर्दू नक्काद हैं शम्सुर रहमान फारूकी साहब और उनके भतीजे महमूद फारूकी साहब, उन्होंने ये काविश शुरू की कि इस खत्म हो चुके फन को दोबारा से जिंदा किया जाए, इसकी तजदीद की जाए, इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए। और उसके बाद दास्तान गोई की जो जदीद रिवायत है वो शुरू हुई। और उसमें अब जब ये मॉडर्न दास्तान गोई जब आई वजूद में, तो इसमें कुछ बहुत कंटेम्प्रेरी इश्यूज, बहुत बहुत ऐदे हाजिर के जो मौजूआत हैं, समकालीन विषय हैं, उनको भी कहानी का विषय बनाया जाने लगा। तो ये इसकी एक खास बात है। तो लगातार इसमें एक तरीके का ये इवॉल्व भी हो रही है, या आगे भी बढ़ रही है, और इसमें नई चीजें भी जुड़ रही हैं। बिल्कुल जी। तो भाई जैसे कि अभी आपने जो बताया है
दास्तान गोई के अंदर, कि उसके अंदर सारे मतलब जो कैरेक्टर थे वो अरबियंस थे या फिर ईरानी थे। क्या जी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन किसी कहानी को भी आपने इसका मवाद बनाया है? देखिए, दो जवाब हैं इसके। पुरानी दास्तानें भी जो थी, खास तौर जी, पे जो दास्तानें लखनऊ में जी, सुनाई गई और लिखी गई, उनकी तो खास बात ही ये है कि वो कहानी जरूर एक इस्लामी पूरे माहौल के साथ है, लेकिन उसमें जी। जो रंग है वो अवधी रंग है। यानी, अच्छा, और आपको ये जान के हैरत होगी कि डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की पीएचडी जी। इसी टॉपिक पर थी कि तिलिस्म अरे ओशुरबा वाह! में अवधि का जो जो इस्तेमाल है और जो अवधि की मौजूदगी है, और उन्होंने जी, बाकायदा फेहरिस्त बना के दी थी अपनी पीएचडी थीसिस में कि तिलिस्म अच्छा, ओशुरबा में कहाँ कहाँ पर अवधि आती है। तो अरे वाह! जिस तरह से हम अनीस के मरसियों को कहते हैं कि वो जी, इसलिए इतने मकबूल पॉपुलर हुए है कि कोई कि जी, कि उसमें इंडियन भले कॉन्टेक्स्ट ही में लिखे वो थे, कहानी जो है वो करबला की हो, लेकिन उसमें जो करबला की है। किरदार है और उनकी साइकोलॉजी है और जिस तरह से वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते अवध जी, की किसी जॉइंट फैमिली के हैं। वो जो उसमें जी, एक इमोशन है, वो अवध का इमोशन है। तो उसी तरह से तिलिस्म ओशुरबा भी उसमें जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, जो बीच बीच में दोहे आते हैं, जो पूरा माहौल आता है, जो एटमॉस्फेयर है, जो पेड़ पौधे हैं, जो बातें हैं, वो जी, सब की सब अवधि हैं। और तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मॉडर्न दास्तान गोई में जी, मॉडर्न दास्तान गोई तो एक अलग तरह से तैयार हुई। तो उसमें तो सारे के सारे टॉपिक्स हमारे यहीं के हैं, और जिससे मैं जो दास्तानें सुनाता हूँ उनमें 1925 में जो काकोरी एक्शन हुआ, जिसमें अशफाक और बिस्मिल और उनके साथियों ने, जी, क्रांतिकारियों ने जी, 8 पैसेंजर में रखा सरकारी खजाना लूट लिया, और उस पर एक दास्तान है, या एक दास्तान गांधी जी पर है, या एक हुँ, दास्तान आम के ऊपर है जिसका कुछ हिस्सा सीक्रेट गेम्स में था, या एक दास्तान अच्छा, अभी हमने कबीर पर तैयार की है, खुसरो पर जी, तैयार की है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि दास्तान गोई का मौजू है, और ये सारी जो जो मौजूआत हैं, ये आपको ये लग सकता है कि पुरानी बातें हैं, लेकिन इन पुरानी बातों से हम इशू, जो आज के हमारे जो सवाल हैं, उनको उठाते हैं। जी, जी, ये सारी बिल्कुल, की सारी दास्तानें कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, प्रोग्रेसिव जी, थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, अपना जो क्लासिक लिटरेचर है उसको बढ़ावा देने के लिए, एक तरह से वो भी जी, रोल हमारे सामने निभाती है। जी। जी। भाई ज़बान की प्योरिटी जी। कितनी अहम होती है दास्तान गोई में? दास्तान गोई में तो रिवायती दास्तानों में तो चूंकि उनकी जबान एक खास किस्म की है, वो जबान ही का हुस्न है उसमें, तो वहां तो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्योरिटी जी, की बात असल में दो तरह से समझी जा सकती है। एक बात तो जी, ये कि जो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए शुद्धता ये है कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो वो जी, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल ना करे। जैसे कि जी, हो गया आजकल। हम कल एक डिस्कशन में थे 10 मिनट के लिए, तो उसमें जी, हमने कुछ बात की और उसके बाद उन्होंने लिखा कि हिमांशु जी, अगर आप उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल ना करते तो बेहतर होता। तो हमने उनसे कहा कि हुँ, भाई, मेरी मजबूरी ये है कि हम चौक में पैदा हुए, वहां यही जबान हमको हुँ, घुट्टी में मिली तो हम यही बोलते हैं। दूसरी बिल्कुल, बात ये थी, उन्होंने फिर लिखा कि राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिलता, तो ये बात थोड़ी सी आपत्तिजनक थी, क्योंकि जी, हमने उनसे कहा कि भाई, उर्दू भी उतनी ही राष्ट्रीय है जितनी राष्ट्रीय हिंदी है, जो कि एक ही तरह से जी, इस जबान की शुरुआत हुई है। पहले तो एक ही जबान थी। और जो जी, इसका मतलब ये, अगर आप ये राष्ट्रीय जबान नहीं मानते इसको, तो जितना राष्ट्रवादी लिटरेचर उर्दू में लिखा गया है सब बेकार है। अशफाक उल्लाह खां शायर थे, क्रांतिकारी थे, जी, उनकी पूरी शायरी ही बेकार हो जाती है। जी, तो सफ़ी लखनवी। मेरा जो शुद्धता का आग्रह है, वो इस जी, बात को लेकर तो रहता है कि जब हम बात करें तो हुँ, सेंटेंस हमारे ठीक हों, है ना, हमारी वाक्य विन्यास ठीक हो। जी, उच्चारण पे भी हम अब, पहले हम उच्चारण पे बहुत जोर देते थे, जी, लेकिन अब गलत हमें है। ये लगा, जहां जब जब हमने ज्यादा पढ़ना शुरू किया और जब अलग अलग तरह के लोगों से मिलना शुरू किया, तो हमें उच्चारण की शुद्धता भी उतनी बड़ी चीज नहीं लगती। मतलब ये शुद्ध अच्छा, हिंदी वाले भी कहते हैं उच्चारण शुद्ध हो, और उर्दू वाले भी कहते हैं, लेकिन हमें ये बताइए, एक इंसान जो कि राजस्थान में है, जिसकी जबान जी, मारवाड़ी है ना, घर की जी, बोली, उसके बुजुर्गों जी, की जी, बोली, और वो हिंदी बोलता जी, है, तो उसकी जबान में वो मारवाड़ी का असर आएगा, और वो आना भी रीजनल चाहिए। टच, वो जी, उसकी उसकी जड़ें, उसकी मिट्टी उसमें दिखती है। और ये जी, खूबसूरती है उस जबान की कि वो जी, अपनी अपने साथ एक पूरी तहजीब को लेकर के आ रहा है। तो अगर आप हम उससे, जी, अब हम ये तवक्को करें कि वो उसी तरह से हिंदी बोलेगा जैसे कोई लखनऊ में बैठा आदमी बोलता है या दिल्ली वाला बोलता है, तो ये अन्याय भी है उसके साथ, और ये नहीं होना चाहिए। तो शुद्धता बस इतनी है कि जबान को ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए,
उससे मोहब्बत की जाए, बाकी किसी शुद्धता का मैं आग्रही नहीं। जी जी। हिमांशु भाई, मैं बात कर रहा था कि तो एक लफ्ज और आता है किस्सा गोई। जी। तो दास्तान गोई, किस्सा गोई क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? दास्तान गोई और किस्सा गोई मिलती जुलती चीजें हैं, यानी जी फर्क सिर्फ इतना है कि दास्तान गोई चूंकि प्रैक्टिस होने लगी थी और कई 100 सालों तक जी कई सारे लोग इसमें आते रहे, और पहले पुराने जमाने में प्रोफेशन भी था, अब फिर से प्रोफेशन हो जी गया, जी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें बहुत सारे सुधार हुए, इसमें इस्लाह बहुत हुई, इसमें अमेंडमेंट्स जी बहुत हुए, इसका विकास बहुत हुआ। तो एक ओवर द इयर्स सैकड़ों सालों में हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरी, बनी बनाई चीज बन के आ गई। तो जी दास्तान गोई बेसिकली एक थोड़ी सी बंधी हुई चीज है, शास्त्रीय, जिसका एक शास्त्र है, यानी जिसका एक जी ग्रामर अब बन अरुज। गया या जी होता है। तो जी उस तरह से दास्तान गोई एक बंधी हुई चीज है, एक शास्त्र वाली चीज है। किस्सा गोई, जी कोई भी किस्सा हम सुना रहे हैं, आप सुना रहे हैं, तो वो किस्सा जी गोई है। यानी किस्सा गोई में जी उस तरह की औपचारिकता कोड ऑफ नहीं कंडक्ट है, वो नहीं एक होंगे। अनौपचारिक किस्म की जी एक जी फॉर्म है। अब कोई किस्सा जी आप मेरे सामने यहाँ बैठे हैं और आप मुझे ये जी बताने लगे कि इस सेशन में ऑनलाइन आने से पहले आपके सामने क्या मुश्किलात पेश आई, तो वो अपने आप में एक पेश आई। किस्सा है, और वो किस्सा कोई है। तो जी। बस इतना सा अंतर है। अच्छा, एक चीज मेरा जाती सवाल आपसे जी हिमांशु भाई, जी। हिमांशु वाजपेयी के लिए लखनऊ कितना जरूरी है? अ, मेरे लिए लखनऊ जी उतना ही जरूरी है जितना कि किसी भी शख्स के लिए उसकी माँ का आंचल होता है। आहा, क्या बात है अ, भाई। मतलब लखनऊ असल में हम जैसे लोग जो थोड़ा सा एक शहर से कनेक्शन बनना भी होता है एक चीज, बहुत सारे लोग लखनऊ में रहते होंगे, जी उनका शायद वो कनेक्शन ना बनाओ, उनका किसी और शहर से बन सकता है, हो सकता है। जी तो एक शहर से जब आपका एक कनेक्शन बन जाता है, तो फिर वो शहर जी आपको आपके अंदर महसूस होता है। यानी कि जी जब हम लखनऊ में, अमीनाबाद में या सिकंदरबाग में या चौक में जी टहल रहे होते हैं, तो मेरा जी वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि हम जब गुजरते हैं उन रास्तों से, तो हमें वो पूरे चित्र मेरे सामने चलने लगते हैं। जब हम जी सिकंदरबाग में होते हैं, तो हमें 1857 में नवंबर में वो जो लड़ाई हुई थी सिकंदरबाग चौराहे पर, वो हमें याद आती जी है कि जी यहाँ कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच में। जब हम चौक में जी चलते हैं, तो हमें बाकायदा वो पूरी तहजीब याद आती है लखनऊ की, जिसमें उमराव जान अदा थी, जिसमें लखनऊ जी के तमाम जो जबान बयान के माहिर थे वो थे। जब अमीनाबाद जाते जी हैं, तो हमें वो तहरीक याद आती है साइमन कमीशन की, कि जिसमें पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा था साइमन कमीशन के खिलाफ। तो ये एहसास जी तब होता है जब आप शहर से उस तरह से जुड़ते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, और एक तरीके से आपके लिए एक सुकून की पनाहगाह भी है। यानी जब मेरा बहुत हम में जी मायूसी होती है, तो हम अलग अलग तरह से लोग उसको डील करते हैं। कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं, पहाड़ पे चले जाते जी हैं, कुछ लोग ध्यान लगा लेते हैं। मेरे लिए ये है कि हम स्कूटर उठाते हैं और पुराने लखनऊ में एक चक्कर मार लेते हैं, और थोड़ा मेरा मन सही हो जाता है। तो मेरे लिए तो लखनऊ एक तरीके से एक अंदर की चीज है, जो हर वक्त महसूस होती रहती है, कि आपके अंदर एक जी लखनवी एहसास है। जी जी। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ कि लखनऊ और लखनऊआ, जी इसमें क्या फर्क है भाई? क्योंकि लखनऊआ पे आपकी किताब भी है और मैंने मतलब आपको देखा है कई बार कई जगह। तो एक प्रॉपर जो लखनवी एक तरीका है, जो पूरा एक फॉर्मल वो फॉलो करता है, और एक लखनऊआ जो है वो इससे कैसे जुदा है? नहीं, वो लखनवी तरीका असल में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा जी नफीस है, ज्यादा, जी जिसको हम कहते हैं कि एक थोड़े बड़े लोगों ने एक किस्म से जो एक अभिजात्य चरित्र बना दिया, जी उस जी चरित्र के दायरे में आने वाला व्यवहार है, वो रविश है। लखनऊआ में जी थोड़ा सा एक देसी रंग है, लखनऊ का जी भी जो भदेस है, जो जी एक लोकल नकलऊ हो जाता कोलोकियल है कभी कभी। इंडिजिनस जो अंदाज है वो है, यानी जो आम लोग, जो आवाम जिसको मतलब जो फॉलो नखलऊ हो करती जाता है। है कभी कभी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो जो कभी तो कभी नखलऊ हो जाता है लखनऊ से। जी तो अब वो लखनवी लखनवी इंसान ये नहीं कहेगा कि भाई वहां आज हम गए थे और
वो एक पुलिस वाले ने हौंक दिया एक आदमी को, तो जी ये हौंक दिया ये लखनवी इस्तिलाह में तो हौंक दिया, चाप दिया। आयुब है, लेकिन ये हौंकना जी लखनऊ का बहुत जी कोलोकियल लफ्ज है। जी तो जी बस एक आम रंग है उसमें, एक अवामी रंग है उसमें जी लखनऊआ होने जी में। बाकी तो लखनवी जी भी लखनऊ की चीज है और लखनऊआ भी वही है जो लखनऊ से ताल्लुक रखता हो। जी जी। भाई शायरी का कितना रोल है दास्तान गोई में? बहुत है। शायरी का रोल तो इसलिए भी है, हम सारे लोग दास्तान गोई में क्यों आए, क्योंकि जी उर्दू शायरी असल में उर्दू शायरी में एक खास किस्म की जमालियात आपके अंदर पैदा करती है, खास किस्म का एस्थेटिक सेंस, एक सौंदर्य बोध आपके अंदर एक भाव पैदा करती है। तो जी वो जब आप उस जब खास तौर पे आप जो रिवायती शायरी है, जो क्लासिकल शायरी है उर्दू की, उसमें आप डूबे रहते जी हैं, तो आप जी एक खास तरह से उसके अंदर ढल जाते हैं। तो दास्तान गोई भी जो खास तौर पे रिवायती दास्तान है, वो उसी हम्म, जबान में लिखी गई है। तो जिसको जी जबान से इश्क है उसे बहुत आप उसे बहुत करीब से महसूस करते हैं। तो जी शायरी तो बेसिक चीज है जिसकी वजह से हम दास्तान में आए थे। और दो दास्तानें नस्र में भी लिखी गई हैं, दास्तान गोई में, अच्छा उनमें भी शायरी शायराना अंदाज में लिखी गई है, यानी नस्र भी जी उनका शायराना है। एक जी एक किस्म की नगमगी, एक किस्म की मौसीकियत उनके अंदर है, जो नसरिया दास्तानें भी हैं जी उनमें भी। जी जी। भाई किस कैरेक्टर को आप हिमांशु वाजपेयी के बहुत नजदीक पाते हैं? दास्तान गोई के बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब फॉर एग्जांपल उमर अय्यार हैं या जी अमीर हमजा हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो किस कैरेक्टर को आप हिमांशु वाजपेयी के नजदीक पाते हैं? नहीं, या रिवायती अ, दास्तानों में तो किसी को भी उतना करीब नहीं पाते मतलब जी उन सारे कैरेक्टर्स में कुछ ऐसा है जो हमें अपील करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो शायद नहीं कनेक्ट करती। लेकिन कुल जी मिला के उस पूरे माहौल से और उस जी जबान से हमें बड़ी जी एक किस्म की इंटीमेसी भी है, एक किस्म जी का कनेक्शन भी है, क्योंकि वो जबान लखनऊ की जबान है। वो तिलिस्मे व शुरबा की जो जबान है जी वो लखनवी जबान है। तो हमें जी उसमें अपना शेर भी नजर आता है कि अच्छा ये जो म्यूट कर दिया, जी। किसी ने मेरी आवाज बंद कर दी तो नहीं भाई, असल ये तो में होता है। उसमें वो जो उसकी जबान है उससे हमें एक निस्बत है, एक कनेक्शन है, एक रब्त है, क्योंकि जी हमें ये लगता जी है ये जो इतना अजीम शाहकार है, ये जी इसमें हमारा हिस्सा है, ये ये हमारी चीज है, क्योंकि लखनऊ की चीज है, इसको लखनऊ वालों ने इसके गेसू सवारे हैं, इसकी नोकपलक संवारी है। तो वो जी एक जी कनेक्शन मेरा दास्तान गोई से बहुत ज्यादा है। कैरेक्टर से उतना नहीं है जितना उस जबान से है, उतना फन से है और उसकी तारीख से है। जी जी। भाई अभी तक जितना काम आर्ट की अदर फॉर्म्स में हुआ, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो मौसीकी हो, रक्स हो, उतना एनकरेज दास्तान कोई तक क्यों नहीं पहुंचा? उसका क्या सबब है? आपने खुद बताया से कि इसको अभी रिस्टोर किया है दोबारा, तो अभी जो मतलब मकबूलियत मैं माफी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, कि उतना इसको एनकरेज क्यों नहीं मिला दूसरे आर्ट फॉर्म्स की तरह? नहीं, इसमें ऐसा हुआ पानी भाई कि जी कुछ वजह थी। एक तो ये कि जब ये एक तरीके से खत्म हुई 1928 में, जी जी उससे पहले तक तो पॉपुलर ही थी बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जी क्या हुआ था कि दूसरे फॉर्म्स आ गए थे एंटरटेनमेंट के। फिर अंग्रेजों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया अच्छा दास्तान गोई के खिलाफ कि ये तो इसमें कोई तत्व नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, ये सिर्फ सार तफरी नहीं के है। लिए, ये सिर्फ जहनी अय्याशी के लिए, ये सिर्फ मस्ती के लिए, लंतरानी के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसका कोई सोशल मैसेज नहीं है, अश्लील जी है, फुहश है। तमाम तरह के लांछन दास्तान गोई पे लगाए और ये साबित कर दिया हिंदुस्तानियों के सामने कि ये जो हमारी दास्तान गोई है ये बड़ी खराब चीज है। तो हम लोग तो अच्छा। एक जमाने तक कॉलोनियल हैंगओवर में रहे, अभी भी हैं बहुत हद तक। हाँ अभी भी भाई है। जो चीज सही है। वेस्ट ने हमें कह दी कि खराब है वो हम खराब हमने मान ली, जो हमने समझ लिया कि अच्छी कह दी अंग्रेजों ने वो हमने अच्छी मान ली। तो ये भी कुछ वजह थी। कुछ वजह ये भी थी कि चूंकि ये खत्म हो गई थी दास्तान गोई की जी जो परंपरा है, और उसके बाद फिर बहुत सालों तक खत्म रही। अब दोबारा से शुरू हुई जी है, तो 15 साल हुए हैं, लेकिन 15 साल में बहुत बहुत ज्यादा कामयाब रही है। मतलब 15 साल जी में जो सफर दास्तान गोई ने तय किया है
वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। और हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ 15 साल हुए इसके रिवाइवल को, इसकी तजदीद को, और ये अपने आप में फुल टाइम प्रोफेशन बन गई है। मेरे जैसे लोग हैं जो इसे फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जिनका पेशा, जिनका व्यवसाय, जिनकी साधना सब कुछ यही है, और जिससे आप फुल टाइम जरिया प्रैक्टिस नहीं माश कर रहे हैं जिसे सर, हम कहते हैं वो आप फुल टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप फुल टाइम इसको शाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो थोड़े ही साल गुजरे हैं, आने वाले सालों में और अच्छा हो जाएगा। और एक चीज और थी कि चूंकि अवामी फॉर्म थी, बहुत मासेस से जुड़ी हुई चीज थी, तो एक जमाने तक फिर जब हम वो कॉलोनियल हैंगओवर हम पर रहा, तो हम ये जो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी लोग भी थे, जो पढ़े लिखे लोग, वो ये मानने लगे कि नहीं, इसने कोई खास बात नहीं है। तो इसलिए भी काफी इसको धक्का पहुंचा। लेकिन अब समय अच्छा है, अब तो दास्तान गोई की धूम है, और दास्तान गोई का चर्चा है, और हमें लगता है कि आने वाले सालों में सूरत और तेजी से बदलेगी। जी, क्या दास्तान गोई के लिए कोई कोर्स एकेडमिक्स में किसी कॉलेज में अवेलेबल है या आने वाला है, या आप कोई इस तरह की रिकमेंडेशन करते हैं? तो इसके बारे में जरा बताएं कि क्या एकेडमिक लेवल पे इसके को पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए कोई सलाह हो, ये फैसिलिटीज वगैरह है? देखने सीखने के लिए तो उस तरह की फैसिलिटी एकेडमिक लेवल पर यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में नहीं है। जी। हमारे समय में ऐसा हुआ, चूंकि दास्तान हुई रिवाइव बहुत दिनों के बाद, और उसमें भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दास्तान को उतनी गहराई में जाकर समझा और पढ़ा है। मेरे ख्याल से दो ही लोग हैं, एक शम्सुर रहमान फारूकी साहब, एक महमूद फारूकी साहब। तो महमूद सर ने जरूर जब ये रिवाइव किया तो उन्होंने कुछ लोगों को सिखाया, और वो अभी भी सिखाते हैं। तो ये तमाम लोग जो अभी दास्तान गोई करते हैं, इनमें से बेशतर लोग उन्हीं के सिखाए हुए हैं जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। भले ही अब वो उनके, जैसे मैं हूँ, मैं अब अलग काम करता हूँ, लेकिन सीखी तो उन्हीं से बहरहाल। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ अगर आप सिखाने के लेवल पर बात करें तो सिर्फ महमूद सर हैं जो दास्तान सिखाते हैं, और वही इसके मुस्तहक भी हैं। अगर कोई दूसरा ये क्लेम भी करेगा कल को, अगर हम खड़े हों और कहें कि हमें सिखानी है, तो मेरा दावा उतना सही नहीं होगा, क्योंकि दो वजहों से। एक तो अभी हम खुद भी सीख ही रहे हैं, दूसरा उस तरह की नॉलेज या उस तरह की पढ़ाई लिखाई या उस तरह की समझ, क्योंकि दास्तान गोई पिछले वक्तों में कैसे की जाती थी इसका रेफरेंस नहीं मिलता हमें लिखी हुई दास्तानें मिलती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में कोई मैनुअल नहीं मिलता उस तरह से। तो शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने तो पूरी जिंदगी अपनी लगाई है इन्हीं सब चीजों में, इन्हीं सब चीजों को ढूंढने में, समझने में। तो वो एक जरूर एक मरकज है जहां लोग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहरहाल दूसरा तो हमें कोई अभी ठिकाना नहीं लगता कि जो दास्तान गोई ये कह सके कि वो सिखा सकता है। जी जी। हिमांशु भाई, अब मैं जानना चाहता हूँ कि दास्तान गोई का नशा आप तक कैसे पहुंचा, कि कहाँ से शुरुआत की आपने? हम तक पहुंचा, हमारे दोस्त हैं अंकित चड्ढा, जो दुर्भाग्य से 2018 में जिनका इंतकाल हो गया, और हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, बाद में दास्तान गोई के हमारे पार्टनर भी हुए। अंकित दास्तान गोई करते थे, और मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि हमारे वक्त में, यानी हमारा वक्त, जो वक्त हमने देखा है और जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें दास्तान गो सिर्फ दो हैं। एक महमूद फारूकी साहब हैं उस्ताद, और उनकी बाद की पीढ़ी में, यानी हमारी पीढ़ी में अंकित चड्ढा है। सिर्फ दो लोग हैं। बाकी हम सब तो हम कहते हैं कि वो बाजीगर हैं, जो चेहरे पर भभूत लपेट के और तमाशा दिखा रहे हैं, बाजीगरी कर रहे हैं। लेकिन अंकित मेरे दोस्त थे, मेरी खुशकिस्मती थी। अंकित को हम देखते थे, सुनते थे। फिर अंकित ने हमसे कहा एक दिन कि भाई आप क्यों नहीं करते हैं, आपकी तो उर्दू भी अच्छी है और आपको याद भी बहुत रहता है, मेमोरी का बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, उसकी एक अहमियत है दास्तान गोई में। तो हमने शुरू में तो यूं ही हंसी में टाला, लेकिन जब बार बार अंकित ने कहा तो फिर हम, तो एक तरीके से गोया कि अंकित हमको उंगली पकड़कर ले आए दास्तान गोई में। फिर उन्होंने ही हमें महमूद सर से मिलवाया, तो सीखने का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरे पास जो भी है दास्तान गोई में, जितना भी अच्छा है वो सब अंकित का है, और जो सीमा है मेरी दास्तान गोई की, वो मेरी अपनी चीज है, जिसपे अभी हमने वो काम नहीं कर पाया जो अंकित हमसे चाहते थे कि हम करें। तो मेरी दास्तान गोई हम
जब भी हमारी कोई चीज जिस पर बात होगी तो वो बात अंकित के बिना हो ही नहीं सकती। तो शुरुआत में आप लोग के सामने कुछ चैलेंजेस आए अगर, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा हम लोगों को। मेरे सामने चैलेंज तो नहीं था उतना। चैलेंज दूसरे वक्त में जब अंकित ने हमसे ये कहा, जब पीएचडी पूरी हो गई और अंकित और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भैया पीएचडी हो गई है तो अब क्या करें, तो चूंकि हम सोच रहे थे कि भाई अब हम जर्नलिज्म से आ गए थे पीएचडी में, फिर पीएचडी से सोच रहे थे कि एकेडमिक्स में जाएं, प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करें। तो उस वक्त अंकित ने हमसे कहा था कि चूंकि अंकित फुल टाइम तब करने लगे थे दास्तान, तो अंकित ने हमसे कहा था कि आप फुल टाइम इसको ही परसू कीजिए। पीएचडी तब जमा नहीं हुई थी, यानी पीएचडी जमा हो गई थी, अवार्ड नहीं हुई थी, यानी वाइवा नहीं हुआ था। तो अंकित ने हमसे कहा कि आप भी फुल टाइम करिए और इसमें अच्छा है। और मैं आपसे, तो अंकित पे मेरा कन्विक्शन इतना ज्यादा था कि अगर कोई बात मतलब अंकित हवाई बात कभी नहीं करता, अगर उसने कहा है तो उस बात में एक संजीदगी है। तो फिर हमने उसको सोचा कि हाँ करेंगे। तो ये चुनौती जरूर थी मेरे सामने, जो अंकित तो हर चीज में हमसे आगे था, मतलब परफॉर्मेंस में भी, टैलेंट में भी, ज्ञान में भी, शोहरत में भी, मकबूलियत में भी। तो वो अगर फुल टाइम कर रहा है और वो अगर ये समझ रहा है कि दास्तान गोई फुल टाइम की जा सकती है तो एक अलग मामला है। मेरे जैसा आदमी जिसने परफॉर्मेंस में भी कोई दखल नहीं, जिसने कभी थिएटर भी नहीं किया हो जिंदगी में, जिसका कोई नाम भी ना जानता हो दास्तान गोई के हवाले से, तो ये चुनौती थोड़ी अंदर की थी, आसपास के लोगों को कन्विंस करने की कि फुल टाइम इसको परसू करना है। लेकिन वो चुनौती भी, क्योंकि जब आपके साथ सही इंसान होते हैं आपके आसपास, तो राहें थोड़ी हमवार हो जाती हैं। अगर मुश्किल भी है तो उतनी मुश्किल लगती नहीं है। तो वो चुनौती थी जो पार हो गई, उतनी बड़ी चुनौती रही नहीं। शुरू में लगा था कि बड़ी होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी। जैसे कि मतलब पहले आपने कहा था कि बिल्कुल हो गया, इसको आदमी इसको वापस रिवाइवल किया, तो अब आजकल जैसे देखा जा रहा है कि रेख्ता के अंदर ने भी इसको काफी एनकरेज किया था, अभी सेक्रेट गेम 2 के अंदर भी आप हैं, तो ये धीरे धीरे जो ग्लैमराइज्ड हो रही है, तो क्या ग्लैमराइज होना दास्तान गोई के लिए बेहतर रहेगा, या फिर जैसा होता है कि कई बार देखा कि आर्ट की असली फॉर्म जो खत्म हो जाती है। मैं शायरी के बारे में बात करूं तो पहले जो था, शायर को बड़ा जमीन से जुड़ा होना चाहिए था। आजकल शायर ऐसे हैं जो एक एक शो के 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं और गल्फ कंट्रीज में कर रहे हैं, या उनको ठहरने के लिए भी 5 स्टार चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, हर चीज लग्जरियस चाहिए। तो क्या जिस तरह इसको दास्तान गोई अगर ग्लैमराइज होगी तो क्या उससे दास्तान गोई को कोई नुकसान होगा, या ये और मकबूलियत की तरफ बढ़ेगी? नहीं, हमें तो कोई नुकसान नहीं दिखता ग्लैमराइज होने में। हम तो चाहते हैं और ग्लैमराइज हो, और हर आर्ट फॉर्म जो है वो ग्लैमराइज हो, इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है उसमें कलाकार जो हैं वो उनकी अहमियत को हमने सही, मतलब हम तो जब हम इस तरह के कलाकारों की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को उसमें गिन ही नहीं रहे हैं। यानी अभी हम किसी और तरह के कलाकारों की बात कर रहे हैं, हम लोग तो उनके सामने कहीं है ही नहीं। लेकिन आमतौर पर हमने ये देखा कि हम कलाकारों की अजमत नहीं समझते, एक समाज का, हम उसमें खुद को भी शामिल कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि दास्तान गोई या शायरी जब इस तरह के पॉपुलर मीडियम्स में जाती हैं, सेक्रेट गेम्स में दास्तान गोई आई तो उसका फायदा ये जरूर हुआ कि सेक्रेट गेम्स बहुत पॉपुलर है, तो उससे क्या हुआ कि अब बहुत सारे लोगों के पास एक रेफरेंस है कि दास्तान गोई को जो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, जो उसको सुनते भी नहीं थे, उनको भी पता चल गया अच्छा एक कोई चीज है जो जिसे दास्तान गोई कहते हैं, और अब वो उस तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे ही शायरी के साथ है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है और होना चाहिए, क्योंकि तभी जब एक चीज और है फानी भाई जी, अगर कलाकार ही नहीं बचेगा तो कला भी नहीं बचेगी, कला भी नहीं बचेगी। तो पुराना जमाना, जबकि आप बात करते हैं कि पहले जो कलाकार थे वो उतना दुनियावी चीजों में नहीं रहते थे, किस्म से बेनियाज होते थे, वो तब था कि उनके पेट्रन्स होते थे। यानी हम ये पढ़ते हैं कि कवि गंग के एक सवैये पर अब्दुल रहीम खान खाना ने उनको 36 लाख रुपए दे दिए थे। हम ये पढ़ते हैं कि खुसरो को उनके एक पेट्रन ने हाथी के बराबर सोना तौलवा दिया था एक मसनवी पर। तो इस तरह के पेट्रन्स होते थे पहले, जो आपको इस तरह से सपोर्ट करते थे। तब आप बेफिक्री से, कि आपको चिंता नहीं है कि आपको मुशायरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको कोई पैसा आ रहा है। अब क्या है, अब वो पेट्रन्स नहीं रहे, तो अब
तो बहुत लाजिम है कि कलाकारों के पास पैसा हो। अगर नहीं होगा, हम आपको एक दूसरी चीज बताते हैं, हमारे लखनऊ में कितनी सारी ऐसी ट्रेडिशन जो एक जमाने में बड़ी मशहूर थी, वो खत्म हो गई क्योंकि उनकी जो अगली पीढ़ी थी, उन कलाकारों की अगली पीढ़ी ने उस चीज को अपनाया नहीं, क्योंकि उस चीज में कोई कमाई नहीं थी। जी। तो ठीक है, कोई अगर शहनाई बजाता है, लेकिन अगर शहनाई बजाने में उसे कोई गरीब है वो, और उसे उसकी जिंदगी भी नहीं चल पा रही है, लोग उसकी इतनी भी कदर नहीं कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी सही से चले, तो वो एक टाइम के बाद फिर वो टूट जाता है ना कहीं, तो फिर छोड़ देता है शहनाई। तो इसलिए थोड़ा जरूरी है कि हम थोड़ी कद्र करें और समझें उसको। अच्छा, एक चीज बिल्कुल पर्सनली, क्योंकि मैंने भी इस चीज को फेस किया है, गुटबंदी एक लफ्ज है जी, जो शायरी के अंदर भी बहुत है, शायरी में नहीं शोरा में है, तो क्या इस तरह की कुछ नेगेटिव्स दास्तान गोई में भी मिलते हैं? गुटबंदी तो देखिए इंसान के नेचर की चीज है, वो इंसान के अंदर की चीज है, उसका किसी आर्ट फॉर्म से या किसी बाहरी चीज, वो किसी भी दुनिया में कोई ऐसी चीज जहां सामाजिकता है वहां गुटबंदी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दुनिया की कोई फील्ड उठा लें, खेल उठा लें, बिजनेस उठा लें, आर्ट उठा लें, इकोनॉमिक्स उठा लें, पॉलिटिक्स उठा लें, आध्यात्म उठा लें, रिलीजन उठा लें, किसी भी, क्योंकि इंसान की अपनी इंसान की कमजोरी है गुटबंदी या अपनी असुरक्षा है, तो वो हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। तो वो दास्तान गोई में भी है, बिल्कुल है, होगी। अच्छा, यहाँ तक आप आए हैं तो फैमिली में किस किस का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिला? फैमिली में सपोर्ट मिला, बाद में थोड़ा ज्यादा मिला, शुरुआत में उतना नहीं था, क्योंकि शुरुआत में जब हमें खुद भी ये डाउट था कि हाँ कैसे होगा ये सफर आसान फुल टाइम प्रोफेशनल बनने का, तो घर वाले तो आपके लिए चिंतित होते ना। जो हमारा समाज है उसमें इतनी बेरोजगारी है और इतनी असुरक्षा है और संसाधनों के लिए ऐसी मारामारी है कि उसमें ये भय कि अगर ये फुल टाइम दास्तान गोई करेगा तो ये क्या कर रहा है जिंदगी के साथ, तो इसको कहीं नौकरी करनी चाहिए, ये भय कोई बहुत बहुत निर्मूल नहीं है। तो हम जो कई बार फिल्में हमें दिखाती हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ और आई एम अ वॉन्डरर, और ये हमें तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है और घर वाले हमें बांध के रखते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, घर वालों का भी एक पक्ष है उसके पीछे, और वो ठीक है। मतलब हम इस बात को भी समझते हैं कि अपने सपनों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये भी समझ में आता है कि घर वालों की चिंता क्या है। तो शुरुआत में उनको लगता था कि हाँ कैसे होगा, लेकिन जब एक बार उन्हें ये यकीन आ गया कि हाँ ये ठीक काम कर रहा है और हमें खुद से हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए, तो फिर वो चीजें आपके अंदर जो ड्राइव है ना किसी चीज को करने की, जो बल है आपके अंदर, जो आपको अंदर से ढकेलता है उसकी तरफ, मंजिल एनकरेज करता है, जो मोटिवेशन है, वो सब रास्ते आसान कर देता है। हिमांशु भाई, मैं तो चाह रहा था कि ये सिलसिला बाखुदा यूं ही चलते रहे, मगर क्या है दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है और मैं वक्त पूरा कर चुका हूँ। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, आप नए लोगों को और हमारी प्रभा खेतान फाउंडेशन के जितने सुनने वाले हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं, हमें बस यही कहना है कि थोड़ा सा कला को हम लोग पसंद तो करते ही हैं, कला से कोई दिल खाली नहीं है। कोई म्यूजिक सुनता है, कोई शायरी सुनता है, कोई दास्तान सुनता है, लेकिन कुल मिलाकर के कला का हमारी चेतना में जो योगदान होता है, हमारी संवेदना को कला जिस तरह से प्रभावित करती है, उस पूरी प्रक्रिया को भी हमें समझना चाहिए। यानी कि अगर हमें शहनाई पसंद है तो हम सिर्फ शहनाई सुन के उससे लुत्फ लेकर ही न रह जाएं, हम ये समझें कि हमारा जो शहनाई का इतना बड़ा सरमाया है, उसकी तारीख क्या है, उसे किन लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है, और अभी जो उसका सूरत हाल है वो क्या है, और हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान शहनाई वादक बन जाए। एक अच्छा सामे, एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा सुनने वाला भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोई समाज
उतने ही अच्छे कलाकार पैदा करता है जितने अच्छे उसके सुनने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो हम एक अच्छे सुनने वाले बने और अपने वक्त में कला के संवर्धन में हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं, इस बात का भी ख्याल करें। इतना ही मुझे कहना है जी। मैं इसी उम्मीद के साथ रुखसत होता हूँ कि आपको दोबारा हम लोग जोधपुर जरूर बुलाएंगे। और कुछ हमारे स्पेक्टेटर्स के भी कुछ सवाल हैं शायद, तो मैं माइक्रोफोन पे वापस मैम को बुलाना चाहूंगा, दावा देना चाहूंगा कि हमारे जो सामाइन, जो हमारे नाजरीन के जो सवालात हैं जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहें, तो मैम प्लीज आप। बहुत बहुत धन्यवाद फनी जोधपुरी जी। हिमांशु जी, कुछ लोगों के सवाल हैं आपसे, तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगी प्रेरणा महेश्वरी जी से कि अपने आप को अनम्यूट करें और आपसे सवाल पूछें। प्रेरणा जी। प्रेरणा जी, आप सुन रही हैं मुझे? हेलो जी जी। हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है आवाज। हाँ जी हिमांशु जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि मैंने पढ़ा है कि आपके जो टीचर रहे महमूद फारूकी, जिनसे आपने सारे लेसन्स, जिन्होंने आपको whatever like you have learned, you feel that he is your guru. So आपको क्या लगता है आपने कितना उनको जस्टिफाई किया है? मतलब हमने जो सीखा उसको कहाँ तक जस्टिफाई किया? जी हाँ जी। हमें ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ कोशिश की है जस्टिफाई करने की, कर तो अभी तक नहीं पाए। और जो बेसिक, सॉरी मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको, क्योंकि लोग तो तारीफ करते हैं, दास्तान सुनने वो आते हैं और वो तारीफ की भी एक महत्ता है, एक महिमा है उसकी, लेकिन हमको ये पता, हम अच्छी दास्तान सुना पाए या ना सुना पाए, हमको ये पता है कि अच्छी दास्तान किसे कहते हैं। ये वही बात है कि हम अच्छा शेर न कह पाते हों, लेकिन हमें ये सलीका है, ये सेंस है कि अच्छा शेर किसे कहते हैं। राइट। तो गालिब का शेर हम सुन के उससे लुत्फ तो ले सकते हैं, लेकिन हम लुत्फ ले सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वैसा शेर कह भी सकते हैं। तो अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि चूंकि कोशिश कर रहे हैं तो कभी ना कहीं पहुंच जाएंगे वहां पर। जी। तो एक कौन सा एक ऐसा एलिमेंट जो आप बहुत चाहते हैं कि आपके दास्तान गोई में वो जरूर आए, जो महमूद फारूकी जी के पास था? एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आपकी दास्तान गोई में आए? उनकी एक चीज बहुत खास है कि एक तो ज़हीन, वो इतने ज़हीन आदमी हैं वो, और दूसरा उनकी जो आर्ट की, लिटरेचर की, हिस्ट्री की, हाँ जी, शायरी की, समाजियात की जो उनकी समझ है, उसको वो जिस तरह से दास्तानगोई में ले आते हैं वो बड़ा रेयर है। मतलब ये इस बात को ऐसे समझिए कि हो सकता है कि मेरे पास क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है, मेरे पास लिटरेचर की नॉलेज है, मेरे पास शायरी की नॉलेज है, मेरे पास म्यूजिक की नॉलेज है, लेकिन दास्तान लिखते हैं तो दास्तान सुनने वाले को ये पता नहीं लगता है कि हिमांशु बाजपेयी में क्या गहराई है इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि हम उसको वो गहराई नहीं दिखा पाते, या हम उन चीजों को जो मेरे अंदर हैं दास्तान गोई में नहीं डाल पाते। ये वैसी चीज है कि कोई इंसान क्रिकेट के सारे गुण जानता हो, लेकिन जब वो परफॉर्म करने के लिए आए तो वो न दिखा पाए। तो वो जानता तो है कि कवर ड्राइव कैसे खेला जाता है, लेकिन जब वो मैच में आ रहा है खेलने तो फिर वो नहीं खेल रहा है। तो महमूद सर की खास बात ये है कि जब आप उनकी दास्तान सुनते हैं तो आपको वो सारी चीजें जो उनकी अपनी, जिन पे उनकी दस्तरस है, वो पूरी दास्तान में कैसे इस्तेमाल की जाती है वो आपको समझ में आता है। जी ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु जी। मैं आमंत्रित करती हूँ ईरा सिसोदिया जी को कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें। आप अनम्यूट कर लीजिए ईरा। नमस्ते हिमांशु जी। जी नमस्ते। अगर दिसंबर याद आया हो तो आप जोधपुर आने वाले थे किताबों के लिए। हाँ जी 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 जी। पर आज हम रूबरू हुए तो मेरे आज आपसे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि एक दास्तां को तैयार करने में कितना समय लगता है और क्या प्रोसेस जाता है, और दूसरा ये कि यहाँ सभी लोग जानते हैं आपकी जर्नी फ्रॉम जर्नलिज्म, तहलका टू दास्तां,
लेकिन कम लोग जानते हैं कि आपने बच्चों की किताबें भी ट्रांसलेट की हैं, तो कुछ उसके बारे में भी बताइए। नहीं, वो दो चीजें हैं। एक तो पहला सवाल जो आपका है उसमें कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है उसका, यानी हर इंसान की अपनी जर्नी होती है और हर इंसान की अपनी मंजिल भी होती है, यानी कौन क्या पाना चाहता है, कला का खुद का परसेप्शन आर्टिस्ट का कैसा है, इसका अपना मकसद क्या है, तो वो अलग अलग होता है। किसी को थोड़ा वक्त लगता है, किसी को ज्यादा वक्त लगता है, कोई ये समझता है कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उसको ज्यादा वक्त चाहिए होता है, तो वो है, तो इसका ऐसा है। और दूसरी जो आपने बात कही, तो हाँ, वो बहुत सारे काम किए हैं जिंदगी में, तो उसमें ये भी एक काम है बिल्कुल, क्योंकि वो किताबें जो हमने ट्रांसलेट की हैं वो असल में अंग्रेजी में लिखी थी हमारी दोस्त हैं सुरन्या, उन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत। मेरा ये आग्रह है कि जो सुन रहे हैं हमको, वो कोशिश करें कि वो किताबें अमेजन पर होंगी, हिंदी में नहीं तो अंग्रेजी में जरूर पढ़ें, इतनी खूबसूरत हैं वो। उन्होंने, सुरन्या ने बहुत सुंदर इलस्ट्रेशंस भी किए हैं उसमें, और कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। मधुबन में नाट्य मोर है। जी जी, तो बिल्कुल जब उसको हमने देखा तो हमने कहा ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी कितने लोग हिंदुस्तान में समझते हैं, और अंग्रेजी में कहानियां तो कुछ जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर हमें लगा यार हिंदी में आनी चाहिए, क्योंकि भाई हम तो उससे आते थे परंपरा से। हमने कहा भाई मेरे जो भाई बहन हैं जो हमारे जैसे हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। कहानियां बहुत सुंदर थी, किताब बहुत सुंदर थी, तो फिर सुरन्या से जब बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल, तो वो हिंदी में आ गई इस तरह से। तो बिल्कुल बहुत उससे तसल्ली हुई थी कि बच्चों के लिए कुछ काम किया और आगे भी कुछ करना है। जी, थैंक यू। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करती हूँ पुनीत राव जी को। पुनीत राव जी, आप अनम्यूट करिए। हिमांशु जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। जी नमस्ते। हिमांशु जी, एक आपकी बड़ी सुंदर भाषा में पूरा सुन रहा था, बड़े समय बाद इतनी अच्छी उर्दू सुनी। तो एक उर्दू के बारे में हमेशा से एक दिल में एक बात थी, वो याद आ गई, सोचा आप इसे पूछ लूं। जब भगत सिंह जी को देश के लिए मोहब्बत दिखानी थी तो उन्होंने उर्दू में बोला इंकलाब जिंदाबाद। जी। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। सैकड़ों सालों से ये अपने देश में है, पर मुल्क क्या बटा, ये उर्दू पाकिस्तानी हो गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की इतनी खूबसूरत भाषा उस पार की हो जाना हमारे मुल्क के साहित्य के लिए कितना खराब है, और ये ऐसा क्यों बढ़ता ही जा रहा है, और क्यों ये उस पार की हो गई है? उस पार की तो नहीं हुई है, मतलब ये परसेप्शन कुछ लोगों के जहन में जरूर है कि उर्दू पाकिस्तान की जबान है, जो कि वो तारीख से नहीं वाकिफ हैं, वो जबान से नहीं वाकिफ हैं, वो हिंदुस्तान की अपनी तहजीब से नहीं वाकिफ हैं, जबानें कैसे बनती हैं उस भाषा विज्ञान से नहीं वाकिफ हैं, इसलिए उनके मन में ये गलत है। ये अक्सर ये सवाल, चूंकि हमसे तो लोग, हम बताया कल हम एक डिस्कशन में थे, उसमें एक शख्स थे, उन्होंने बिल्कुल कह ही दिया कि आप उर्दू ना बोलें, हिंदी बोलें, तो उनको चूंकि ये लगता है कि गोया कि उर्दू कोई बाहर की जबान है। लेकिन ये ठीक है कि पाकिस्तान जब बना तो उसमें उर्दू उस तरह से आई, उनको एक चीज अपनी दिखानी थी, लेकिन उर्दू तो यहाँ पैदा हुई हिंदुस्तान में, और अभी भी जो जबान हम बोल रहे हैं या जो आप भी बोलते हैं या जो हम सब बोलते हैं, जब हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें उसको हम हिंदी कहें या उर्दू कहें, तो जो जावेद साहब जो बात कहते हैं कि हिंदी का और उर्दू का तो ऐसा है कि जब तक हमें समझ में आती है तब तक हम ये मान लेते हैं कि वो हिंदी है, जब समझ में नहीं आती है तो हम कह देते हैं उर्दू है, तो वैसी बात है। लेकिन वो मैं तो ये नहीं मानता कि वो कहीं की जबान है, मैं तो मानता हूँ कि वो हिंदी की ही तरह, बल्कि हम तो एक कदम और आगे बढ़कर ये मानते हैं कि वो हिंदी और उर्दू एक ही जबान है जो दो अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है, यानी दो स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है। क्या बात है। अब हम आपको बताएं, हम गए किसी सब्जी वाले के पास, हमने उससे पूछा भाई ये आलू क्या हिसाब दिए, तो अब ये हिंदी है या उर्दू है? या बशीर बद्र का मान लीजिए शेर है कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो ये हिंदी है या उर्दू है? इसको अगर हम उर्दू में लिख दें तो ये उर्दू है, हिंदी में लिख दें तो ये हिंदी है। तो जिंदगी से बड़ी सलाह ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अब ये
ये तो पूरी क्या बात हिंदी है या उर्दू है। तो हम जो बात करते हैं, जब तक कि हम एक आम आदमी की तरह बात करते हैं, तब तक हम हिंदी और उर्दू दोनों बोल रहे होते हैं। जब हम अपने मन में कुछ समझ लेते हैं कि नहीं हम कोई बड़े आदमी हैं, तो हम इस तरह की बात करते हैं कि तो आपने मुझे आमंत्रण दिया, मैं आपका अंतःस्थल से आभारी हूँ, या हम इस तरह से बोलते हैं कि आपने मुझे यहाँ आमद का शरफ बख्शा, तो मैं आप तो ये जो ये जबान है, ये थोड़ा सा ये सब अपने तर्कश में रखना चाहिए, लेकिन आमतौर पे तो जबान एक ही है, हिंदी उर्दू। बहुत खूबसूरत जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब, धन्यवाद जी। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगी प्रगति गुप्ता जी को। प्रगति गुप्ता जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, प्रगति जी बताएं। हाँ, नमस्कार हिमांशु जी। मैंने आपका कई सारे किस्से सुने हैं। उसमें से अभी रिसेंटली मैंने कोरोना काल पे पप्पू खां मत बनिए किस्से को सुना, जिसमें आपने बहुत ही अच्छे से लोगों को 30 मार्क न बनने की सलाह दी है जी। और चूंकि मैं काफी सालों से मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती थी, कोई आपने मरीजों या डॉक्टरों से जुड़ा भी किस्सा बुना है क्या? नया स्कोप है वंशु भाई। नहीं, हमने वो जिसे कहते हैं ना कि मदावा दर्द जिगर, तो वो दिल के मरीजों और दिल के डॉक्टरों के बहुत किस्से हैं, लेकिन डॉक्टरों का किस्सा शायद किस्सा लखनऊ में कहीं होगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ, इसमें एक किस्सा है, एक किस्सा लखनऊ में हकीम शमसुद्दीन साहब का। तो शमसुद्दीन साहब लखनऊ के बड़े डॉक्टर भी थे, और एक बार मेयर के चुनाव में खड़े हुए, तो शमसुद्दीन साहब के सामने लखनऊ की बहुत मशहूर तवायफ थी, उनका नाम था दिलरुबा, वो खड़ी हो गई। तो वो दिलरुबा और शमसुद्दीन साहब का किस्सा है, किस्सा लखनऊ में, वो आप पढ़िएगा कि किस तरह से हुई। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे किस्से मरीजों से जुड़े हुए हैं। मैं इस पे किताब भी लाने का सोच रही हूँ। अभी तो इनकी परेशानियों पे लाई थी, तो मुझे लगा कि शायद आपने भी कोई किस्सा गोई की हो इस पर। नहीं, वो मुझे याद आया, और बिल्कुल लाई जानी चाहिए। अब आप जब लाएंगी किताब, तो उसी के किस्से हम सुना दिया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपको सुनकर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वीना चुंडावत जी को। वीना चुंडावत जी। खमादन हिमांशु जी, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपके बारे में जितनी भी जो आप कर चुके हैं उसके बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं या फिर इंटरव्यूज वगैरह में आप यूट्यूब पे, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि आने वाले समय में आपकी क्या प्लानिंग है? आपके जैसे अभी नेटफ्लिक्स में जो आपका चर्चित किस्सा गोई था, वैसा कोई मूवी या कोई वेब सीरीज या कोई किताब या कोई और कुछ आने वाला है, तो उसको बारे में जानकारी अगर दे सके तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी तो ये इंतजार है कि ये समय जो चल रहा है, अंधा युग, ये खत्म हो जाए, तो उसके बाद कुछ प्लान्स हैं। किताब का भी प्लान है, नई दास्तानें कुछ तैयार रखी हुई हैं, उनको परफॉर्म करने का भी प्लान है। एक मेरा बहुत सपना है कि हम एक गाड़ी लेकर के निकलें और रोड ट्रिप करें और एक लंबा सफर तय करें, और रास्ते में रुक रुक के जो गांव कस्बे जो पढ़ते हैं उनमें दास्तानें सुनाए, लोगों के बीच जाकर के सीधे, और एक कारवां की तरह से उस कहानी सुनाए। तो वो एक सपना है। तो इस तरह से कई प्लान्स हैं जो जिन पे काम करना चाहते हैं। फिल्म और वेब सीरीज का तो ऐसा है कि उतना तो, चूंकि वो एक सेक्रेड गेम्स तो हो गया था इत्तेफाक से, लेकिन उस तरफ इतना जहन नहीं है। कुछ आएगा फिर से, जैसे सेक्रेड गेम्स आ गया था तो फिर कर लिया जाएगा, लेकिन उस तरफ उतना ध्यान नहीं है जितना इधर दास्तान गोई में और किताब, और थोड़ा सा जो एक हमारी जो एक विरासत है उसको लेकर काम करने का एक मन है। तो वो जरूर करेंगे, और बीच में कुछ और काम भी आएगा। हमने कहा ना कि हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, उसमें गीत भी लिख लेते हैं, उसमें। जी, आपके पाठकों को इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
एक लास्ट सवाल हम लेंगे दिलीप जी उडावत साहब का जी। एक लास्ट सवाल। हाँ दिलीप उडावत साहब आप प्लीज बोले। दिलीप जी आप हैं उधर? आई थिंक हम नहीं बोल रहे। ठीक है तो हम वाइंड अप करते हैं। कुछ लोगों को कोई सवाल किसी का रह गया हो तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है जी? हाँ दिलीप जी आ गए हैं। नमस्ते वाजपेयी साहब, नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा ये सवाल, आपने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है मोहम्मद अली यूसुफी जी की कही हुई बात के हवाला देते हुए कि अपने देश में किताबें पढ़ने में समय और पैसा बहुत कम खर्च होता है। क्या आप मानते हैं कि ये दास्तान गोई से इस कमी को पूरा किया जा सकता है? दास्तान गोई किताब पढ़ना तो नहीं सिखा सकती, मुझे ऐसा मतलब ये लगता नहीं है, क्योंकि अगर सिखा सकती होती तो हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, इतना महान लिटरेचर लिखा गया है, तो वो नहीं पढ़ते लोग। मतलब ये थोड़ी बदकिस्मती है, ये तो महरूमी वंचना है लोगों की कि वो नहीं पढ़ते, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो दास्तान कोई कोशिश है कि लोगों तक कुछ चीजें पहुंचे, लेकिन किताब पढ़ने का विकल्प दास्तान कोई नहीं। जिस तरह से पढ़ने का विकल्प सुनना नहीं हो सकता, उसी तरह से सुनने का विकल्प पढ़ना नहीं हो सकता। तो वो तो एक जब सामूहिक चेतना बनेगी किसी समाज की पढ़ने को लेकर, तब पढ़ाई का सिलसिला शुरू होगा। तो मुझे नहीं लगता कि दास्तान गोई किताब पढ़ने में किसी की मदद कर सकती है, या किताब न पढ़ने का जो उसकी वंचना है उसको कम कर सकती है। एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से लखनऊ के साथ तहजीब जुड़ी हुई है, उसी तरीके से जोधपुर के साथ अपनाइत जुड़ी हुई है, तो आप इन दोनों शहरों को क्या समानता, क्या किस तरीके से देखते हैं? मैंने फिर से पूछे, क्या पूछा आपने? जिस तरीके से लखनऊ शहर के साथ तहजीब शब्द जुड़ा है, जी जी बिल्कुल, वैसे ही जोधपुर शहर के साथ अपनाइत शब्द जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो आप इन दोनों शहरों में क्या समानता देखते हैं और आप किस तरीके से दोनों शहरों की? तो जोधपुर तो मैं एक बार ही आया हूँ जिंदगी में, जब हम राजस्थान कबीर यात्रा में थे और परफॉर्म कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए जोधपुर आना हुआ था। तो मैंने उतने अच्छे से नहीं देखा है, मशहूर बहुत है तो आना चाहते हैं हमेशा से, इसीलिए कलम का इंतजार भी था जोधपुर में। और हालांकि राजस्थान हमने देखा, राजस्थान कबीर यात्रा के दौरान हमारे दोस्त हैं गोपाल भाई, वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो राजस्थान हमने इस तरह से पहली बार देखा, जो काफी दिन तक थे और बाकायदा एक एक जगह से गुजर रहे थे। वो एक ऐसा मेरे लिए एहसास था कि जिसने इंस्टेंटली एक कनेक्शन बना लिया। वो एक चीज होती है ना कि कोई जगह, कोई चीज आपसे तुरंत जुड़ जाती है। तो मेरे लिए राजस्थान का अनुभव ऐसा था कि फौरन ही, मतलब एक यात्रा में एक तरीके से मेरे दिल को खींच लिया राजस्थान ने अपनी तरफ। तो वहाँ एक बार आए हैं, बार बार आने की ख्वाहिश है। और बिल्कुल हातिम ताई वाली बात हो गई, एक बार देखा है बार बार देखने की इच्छा तमन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत शुक्रिया सर। जी एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज ले लें, अगर आपका समय है। बिल्कुल समय हर्षा जी आपसे पूछना चाहते हैं। आनंद हर्षा जी। नमस्कार हिमांशु जी। जी नमस्ते। सर एक चीज तो ये कि ये लॉकडाउन का बहुत बेनिफिट रहा कि आपको जो है आपसे मिलने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। दूसरी चीज ये कि प्रभा खेतान फाउंडेशन को साधुवाद की मतलब घर बैठे ही आपसे जो है मुलाकात हो गई और आपके विचार जानने को मिले। अब मेरा सवाल ये है सर कि जो युवा हैं जो बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो शॉर्टकट्स अपनाते हैं सर। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे बिना गुरु के वो आगे बढ़ जाते हैं, या अपने जो पैटर्न, जैसा आपने कहा, बिना पैटर्न के ही वो जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो वो अटक जाते हैं रास्ता।
जो ऊंचाइयां जल्दी छूने के चक्कर में। तो ऐसे जो युवाओं से आप कैसे मतलब डील करते हैं या कैसे उनको गाइड करते हैं सर, थोड़ा सा आप अपनी भाषा में। मेरी ऐसी समझ है आनंद जी कि दो बातें हैं इसमें। एक तो हर तरह के युवा हर जमाने में होते हैं, तो हमें ये लगता है कि कुछ मतलब ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जल्दी हर चीज पा लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा इत्मीनान में, सुकून में, संजीदगी से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें जिंदगी में किसी को थोड़े जल्दी समझ में आ जाती हैं, किसी को थोड़ी देर में समझ में आती है। तो हमने कहा ना, हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, तो उसमें ये बात समझने में कि हाँ कुछ काम ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आपको वक्त लगता ही लगता है। यानी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, तो आपको इत्मीनान से ही पेश आना पड़ेगा। तो वो बात भी समझ में आ जाती है लोगों के। और फिर कुछ अपने अंदर के सुरक्षाएं भी होती हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो शुरुआत में बहुत जल्दबाज होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें एक सुकून आ जाता है, समझने लगते हैं चीजों को। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो उसी तरह से हड़बड़ी में और लूट खसोट में और छीना झपटी में लगे रहते हैं। तो बेसिकली हम अंदर से कितना शांत हैं, हमने अंदर से खुद को कितना समझा है, इस दुनिया को कितना समझा है, इमोशंस को कितना समझा है, साइकोलॉजी को कितना समझा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। तो अंदर से अगर हम असुरक्षित हैं तो हम किसी भी उम्र में हो सकते हैं। एक 5 साल का बच्चा जो है उसका दिल हातिम ताई से बड़ा हो सकता है, और एक 80 साल का पूरी जिंदगी देखा हुआ बुजुर्ग वो अपने दिल में इतना तंग हो सकता है कि अपने साये से भी डर सकता है। ये मेरा मानना है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए सर, और आपके साथ सेशन बहुत अच्छा रहा। प्रभा केतान फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू। कुछ लोगों को सुनकर अच्छा लगता है, कुछ को सुनकर आनंद आता है, लेकिन कुछ ऐसे लेखक होते हैं जिन्हें सुनकर आप अत्यधिक प्रेरित होते हैं, अत्यधिक आनंद महसूस होता है। तो हिमांशु वाजपेयी साहब को सुनकर मुझे आज ऐसा ही लगा, निश्चय ये आप सबको भी ऐसा ही लगा होगा। हिमांशु जी की दास्तान गोई की छोटी सी प्रस्तुति और आप सबकी शानदार सहभागिता से यह कार्यक्रम सफल रहा। मैं आज के मेहमान हिमांशु वाजपेयी साहब को उनके बेहतरीन अंदाज के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने आज के अतिथि के आगे इतने अहम प्रश्न रखे और उन्होंने भी क्या खूब जवाब दिए। धन्यवाद हिमांशु जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल रह गया हो तो वो आप व्हाट्सएप तो क्या कर रहे हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया पे तमाम जगह हम मिल जाते हैं, वहां पूछ सकते हैं। जोधपुर खास तौर पर पसंद है, इसलिए फिर से शुक्रिया। और कलम का बहुत शुक्रिया कि ऐसे मौके हर अलग अलग शहर में थोड़े थोड़े दिनों बाद मिलते रहते हैं, तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारा खास धन्यवाद फनी जोधपुरी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत ही खूबसूरत संचालन और समन्वयन किया। धन्यवाद प्रभा केतान फाउंडेशन और श्री सीमेंट का, जिन्होंने इस शाम को मुकम्मल किया। शीघ्र ही ऐसे एक नए कार्यक्रम के साथ हम एहसास विमेन ऑफ जोधपुर फिर आपसे रूबरू होंगे। शैलजा सिंह और सुषमा नीरज सेठिया के साथ मैं प्रीति मेहता आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।